पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि फ़ोन में आए मैसेज खोलने पर मुझे डर लगने लगा है। रोज़ाना कुछ न कुछ बुरी खबर सुनने को मिल ही जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस पर, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। आज सुबह जब मैंने फ़ोन चेक किया तो एक वीडियो दिखा, एक महिला डॉक्टर का वीडियो, जो बता रही थी कि कोविड की वजह से देश के अस्पतालों का क्या हाल है। वो बहुत परेशान लग रही थी, इतनी परेशान कि वीडियो बनाते बनाते वो रो पड़ी। उस डॉक्टर की बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर का नाम तृप्ति गिलाडा है, मुंबई में इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन है। अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत भी एक्टिव हैं तो तृप्ति का वीडियो शायद आप तक पहुंच गया हो। नहीं पहुंचा है तो देख लीजिए। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. तृप्ति ने रोते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ये भी कहा है कि बिना किसी काम के घर से ना निकलिए, पैनिक मत करिए, खुद को जितना हो सकता है उतना सुरक्षित रखिए। साथ ही ये भी अपील की है कि वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि भले ही वैक्सीन लगाने के बाद भी आप संक्रमित हो जाएं, लेकिन संक्रमण का स्तर इतना गंभीर नहीं होगा। डॉक्टर तृप्ति पहली डॉक्टर नहीं है जिन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सेफ रहने की अपील की है। उनसे पहले भी कई मेडिकल प्रोफेशनल्स लोगों से ऐसी अपील कर चुके हैं। हमारी भी आपसे यही अपील है। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। नहीं हो रही औलाद तो जीवन है बर्बाद, शादी के पहले या शादी के बाद, चले आओ फलाने हकीम के पास। रोज के अखबार और शहरों के आउटर की दीवारें ऐसे इश्तिहारों से पुती रहती हैं। यहाँ कौन से डॉक्टरों और कौन से हकीमों और किस किस तरह के दवाखानों का नाम होता है ये आपको पता होगा। ये इश्तिहार हर रोज इस तरह आपकी निगाहों में पड़ते हैं कि कोई दूसरे देश से आया हो तो उसे लगे कि भाई इस देश में असली महामारी तो तथाकथित नपुंसकता की है। लेकिन सच तो यह है कि देश जिस महामारी से लगातार लड़ रहा है वो कोरोना वायरस से होने वाला संक्रमण कोविड-19 है, जिससे लड़ने के लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स अथक प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट जुटे रहे इसकी वैक्सीन बनाने में। इंडिया में इसकी वैक्सीन आई, फिर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां सरकारों और प्रशासन का यह लक्ष्य है कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोग वैक्सीन पा सकें। अफवाहें वैक्सीन से दुगनी तेजी से लोगों तक पहुंच रही हैं। ऐसी ही एक अफवाह है कि वैक्सीन लेने से पुरुषों में नपुंसकता आ जाएगी। जाहिर है इसने लोगों को डर और डाउट से भर दिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले तो डॉक्टर के मुंह से आप खुद सुन लीजिए कि आपको क्यों कम से कम नपुंसकता के डर से तो वैक्सीन लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। या तो फर्टिलिटी में, चाहे मेन में हो या वुमन में हो या इम्पोटेंसी हो, कुछ भी नहीं ऐसा वैक्सीन लगवाने से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे कोई इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंस नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा उससे। वैक्सीन से केवल बुखार या खांसी, बुखार या कुछ बदन दर्द या थोड़ी खुजली किसी भी दवा से जैसे होती है उससे भी हो सकती है किसी को, उसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, ये आपका हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ओरल पोलियो वैक्सीन जब यूज किया गया था तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के मन में ये मिथ था कि इससे इम्पोटेंसी हो जाती है, तो वो बच्चों को नहीं दिलवाते थे।
इसका मुझे पता नहीं कि कितना लोगों के अंदर इस चीज़ का डर है, ये वास्तव में है भी कि नहीं है। पर अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसमें जो फर्टिलिटी है और जो इम्पोर्टेंसी के लक्षण है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ये तो इस चीज़ को ये प्रिवेंट कर रहा है। और अभी तक किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं आया कि वैक्सीन के बाद इम्पोर्टेंसी हो जाए या इसके नपुंसकता आ जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि डिजीज की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं वो देखे गए। तो ये एक तरह से अच्छा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएं। उम्मीद है कि अब आपके दिमाग का काफी बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तब तो फिर आप किसके भरोसे हैं, आप खुद ही तय कर लीजिए। लेकिन अब अगर बात निकली है तो आपको यह भी बता देते हैं कि नपुंसकता आखिर होती क्या है। अंग्रेजी में इस दिक्कत को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, शॉर्ट में ईडी। यानी जब पुरुष का लिंग सेक्स के दौरान ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, उसमें ज्यादा तनाव ना आ पाए, वो इरेक्ट ना हो सके, इस कंडीशन को कहते हैं ईडी। इसके लिए नपुंसकता शब्द का इस्तेमाल बोलचाल की भाषा में होता है। खासतौर पर किसी को नीचा दिखाने के लिए अपशब्द की तरह इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, हम खुद इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सीधे एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि ईडी आखिर क्या है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो नपुंसकता शब्द या फिर इम्पोटेंसी शब्द, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए हमें, क्योंकि इन शब्दों को इस्तेमाल करने से ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि कोई परमानेंट बीमारी है और कुछ शरीर में कमी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नपुंसकता, नामर्दी, बहुत सारे खराब वर्ड्स यूज़ किए आते हैं जो कि गलत है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी और बीमारी की तरह है, जैसे कि किसी प्रॉब्लम में होता है, प्रॉब्लम होती है और फिर ख़त्म। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आमतौर पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पुरुष को प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है, लिंग में तनाव नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है यंग लोगों में आमतौर पे एंजाइटी की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल वजहों से होता है। आमतौर पे देखा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो एक्साइटमेंट के साथ साथ ना उसके अंदर बहुत एंजाइटी होती है कि चीज़ ठीक से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर एंजाइटी ज़्यादा हो गई तो फिर एंजाइटी की वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता है, और फिर एक साइकिल सी बन जाती है कि हर बार जब इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई करता है तो एक्साइटमेंट कम होती है, डर लगने लगता है कि नहीं हो पाया तो क्या, और साथ में ये मन में भय बहुत आता है कि जो फीमेल पार्टनर है वो क्या सोचेंगी। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि सर गर्लफ्रेंड के सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी या पत्नी के सामने बहुत इंसल्ट हो जाएगी, कुछ भी करके ठीक कर दीजिए। तो जो ये डेस्परेशन है ठीक करने की या अच्छा परफॉर्म करने की, वो इरेक्शन को और ख़राब करती चली जाती है और एक विशेष साइकिल सी बन जाती है। ओल्डर एज में या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रही है बहुत समय से, शुगर की समस्या रही है बहुत समय से, उनमें कई बार वेसल्स में दिक्कत होने की वजह से या नर्व्स में दिक्कत होने की वजह से भी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर कोई एक चीज़ पूछी है तो यंगस्टर्स में कम से कम एंजाइटी इज व्हाट कॉजेस दिस प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इटियोलॉजी के ऊपर, किस वजह से हो रहा है। तो ट्रीटमेंट से पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, क्या समस्या हो रही है, क्या लक्षण आ रहे हैं, किस समय पे दिक्कत आ रही है, और उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। डायग्नोसिस बनाने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। मेडिसिन का काम प्राइमरली ये होता है कि थोड़ा ब्लड के फ्लो को फैसिलिटेट कर दे और एक नेगेटिव पैटर्न जो बनता जा रहा है उसको ब्रेक कर दे। अगर पाया जाता है कि शुगर में गड़बड़ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उनको कंट्रोल किया जाता है। कुछ और कमी मिलती है तो उन चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है एग्जैक्ट वजह क्या पाई गई है, हर इंसान में अलग अलग वजह मिल सकती है। डॉक्टर ने हमें बताया कि ईडी अधिकतर साइकोलॉजिकल कारणों से होता है, तब जब सेक्स के दौरान आदमी अपने पार्टनर की तरफ फोकस न कर सके, ये सोचता है कि उसका पीनस ठीक से इरेक्ट हो रहा है या नहीं, और इसी प्रेशर में, जिसे परफॉर्मेंस प्रेशर भी कहते हैं, थोड़ा और ठीक से समझने के लिए आप शुभ मंगल सावधान फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे मेडिकल कारण भी हैं, जैसे डायबिटीज होना या ज्यादा स्मोकिंग करना या पीनस की नसों में परेशानी या फिर हार्मोन्स के लेवल पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होना। ये सारी दिक्कतें ट्रीटेबल हैं तब जब आप किसी अच्छे और सही डॉक्टर के पास जाएं। वो सही से आपके टेस्ट करके आपको आपकी परेशानी की जड़ बताएंगे और आपका इलाज करेंगे। हमने शुरुआत में कहा था कि देश की दीवारें देखकर लगता है कि देश की असल महामारी ये कथित तथाकथित नपुंसकता ही है, मगर आपने अभी डॉक्टर से
जाना कि ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा इसे बनाया जाता है। फिर क्यों है इसका इतना चर्चा? हमारे कल्चर्स में, और यहाँ बात सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया भर में, लड़कों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनका पौरुष उनकी सबसे कीमती चीज है। आखिरकार वो इससे सब कुछ कर सकते हैं। महज पुरुष होने के नाते ही वो ज्यादा प्रिविलेज वाले हो जाते हैं, उन्हें तमाम तरह के अधिकार मिल जाते हैं, जैसे रात को बिना डर के बाहर निकलने का अधिकार, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, चलती सड़क के किनारे पेशाब करने या दुनिया के सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स को खुजलाने का अधिकार, ये मानने का अधिकार कि दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, कि पिता के बाद अब घर के मुखिया वो होंगे। और तो और कुछ लड़कों को यह भी लगता है कि पुरुष होना उन्हें महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण करने, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने, उन्हें पीटने और उनके जीवन को पूरी तरह कंट्रोल करने का अधिकार देता है। शॉर्ट में कहें तो उनका पौरुष ही है जो उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वो सबसे ऊपर हैं, महिलाओं से, बच्चों से, समलैंगिकों से, किन्नरों से। जिस कल्चर में पौरुष इतना जरूरी हो, उसमें नपुंसकता जाहिर है एक गाली है। इस तथाकथित नपुंसकता का ख्याल किसी भी आदमी या उसके घर वालों को डर से भर सकता है। उनका बेटा उन्हें नाती पोते तो दे पाएगा ना, उनका पति उन्हें गर्भवती तो कर पाएगा ना, वो खुद जीवन के शारीरिक सुख तो भोग पाएगा ना। इसी डर का फायदा उठाते हैं आपको बेवकूफ बनाते ये इश्तिहार। इन डॉक्टर हकीमों की सच्चाई जानने के लिए हमने कुछ समय पहले अखबार में छपे एक नंबर पर फोन लगाया। वहां से हमारे साथी को बताया गया कि वो 6 महीनों का कोर्स कर लें तो उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें बताया गया कि 1 महीने का खर्च 3200 रुपए आएगा। 6 महीने के दाम आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। उन्होंने बताया कि उनके पैकेज में खाने वाला कैप्सूल होगा, पाउडर होगा, एक भस्म, एक तेल और एक सिरप होगा। इसके अलावा एक 4 GB का मेमोरी कार्ड होगा जिसमें इंग्लिश वाली फिल्में होंगी जो उनकी मदद करेंगी। हम और आप इस पर हंस सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इन दवाइयों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि इनमें क्या मिला है, ये तेल या ये चूर्ण किस चीज से बने हैं। ऊपर से पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना इस बात का सबूत है कि इन्हें कथित मरीज से नहीं बल्कि उसके पैसों से मतलब। अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो इस तरह के इश्तिहारों के बजाय किसी डॉक्टर के पास जाएं जो चूर्ण और भस्म नहीं बल्कि आपको सेफ दवाएं दे और अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि इससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। खैर, हम लौटते हैं उसी असुरक्षा के भाव पर जिस पर हम पहले बात कर रहे थे। पुरुष की इसी तथाकथित मर्दानगी वाली सोच की वजह से अक्सर औरतें सफर करती हैं। हमारे देश में आज भी बर्थ कंट्रोल के लिए अपनाई जाने वाली किसी भी प्रोसेस को ज्यादातर औरतें ही अपनाती हैं। पुरुष अभी भी मना कर देते हैं। स्क्रॉल नाम की एक वेबसाइट में सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि पुरुष ये सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग के लिए या बर्थ कंट्रोल करने के लिए मौजूद तरीकों को इस्तेमाल करने का जिम्मा औरतों का ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में ये बात पता चली थी कि हर 8 में से 3 पुरुषों का ये मानना है कि गर्भ निरोधक को यूज में लाने का काम औरतों का है और पुरुषों को इसे लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा के मुताबिक साल 2016 के पहले बीते 8 सालों में कॉन्डम के इस्तेमाल में 52% की कमी देखी गई थी और पुरुष नसबंदी में 73% की गिरावट पाई गई थी। लेकिन इसी दौरान औरतों में गर्भ निरोधक गोलियां खाने की दर 100% तक बढ़ी थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 75% से ज्यादा शादीशुदा आदमी ऐसे हैं जो कभी गर्भ निरोधक के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं लगभग 53% अविवाहित आदमी किसी तरह के गर्भ निरोध के तरीके को जानते तक नहीं है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? यही असुरक्षा का भाव कि किसी भी तरह का बर्थ कंट्रोल प्रोसेस उनकी मर्दानगी को चोट पहुंचाएगा। फिर चाहे औरतें बर्थ कंट्रोल के लिए ऑपरेशन करवाएं, रोज गोलियां खाते हुए उसके साइड इफेक्ट भुगतें या सुई लगवाने जाती रहें, इससे न पतियों को मतलब होता है, न लड़की के घर वालों को, न उसके ससुराल वालों को। क्यों? आप सोचिएगा इस पर। हम बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी उस महिला से जुड़ी है जो फोन के जरिए ही अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दरअसल मनोज शर्मा नाम के एक व्यक्ति चीन में नौकरी करते थे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 3 महीने पहले पत्नी और बच्चे के साथ चीन से वापस अपने घर आए थे। इसी दौरान उनके पिता का कोरोना की वजह से निधन हो गया। मां की देखभाल के लिए मनोज को यहीं रुकना पड़ा। उन्होंने पत्नी और बच्चे को वापस चीन भेज दिया। पिछले दिनों मनोज खुद कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंध के कारण उनकी पत्नी भारत नहीं आ सकी और इधर 12 दिन के इलाज के बाद मनोज ने दम तोड़ दिया। पत्नी ने वीडियो कॉल पर अपने पति का अंतिम संस्कार करवाया। दूसरी सुर्खी जुड़ी है एक रेप केस से। यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है। यहाँ एक रेप के आरोपी ने जेल से बाहर आने के बाद पीड़ित लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी का नाम राजेश यादव है। 3 साल पहले उसके ऊपर लड़की ने रेप के आरोप लगाए थे। उसके बाद ही उसे जेल हो गई थी। हाल ही में वो बाहर आया था। 3 दिन पहले राजेश एक बार फिर रात में पीड़ित लड़की के घर पहुंचा। तब लड़की बाहर आंगन में सो रही थी। इसी दौरान उसने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। घटना में लड़की 80% तक जल चुकी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है और आरोपी फरार है। अगली सुर्खी एक बेहद ही इमोशनल फेसबुक पोस्ट से जुड़ी हुई है। मनीषा यादव नाम की एक डॉक्टर थी। मुंबई के सेवरी टीबी अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर थी। 51 बरस की इस डॉक्टर ने कोविड के चलते दम तोड़ दिया, लेकिन जाने के पहले उन्होंने 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें आशंका जताई थी कि हो सकता है ये उनका आखिरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ने लिखा था, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी गुड मॉर्निंग हो सकता है कि अब इस प्लेटफॉर्म में मेरी आपसे मुलाकात ना हो। आप अपना ध्यान रखिएगा। शरीर मरता है, आत्मा जिंदा रहती है। डॉक्टर मनीषा का ये भावुक पोस्ट कोरोना की सच्चाई बयां कर रहा है। अगली सुर्खी के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में भी उम्मीद जगेगी और गर्व महसूस करेंगे। दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे माउंटेन की चोटी पर एक भारतीय लड़की ने कदम रख लिए हैं। नाम है प्रियंका मोहिते। माउंटेन का नाम है अन्नपूर्णा। इस पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका ही है। इसके अलावा प्रियंका के नाम दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत चढ़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। माउंटेन मकालू में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी प्रियंका है। महाराष्ट्र के सतारा की 26 साल की इस महिला के अचीवमेंट को लेकर अब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और ट्विटर भी बधाई संदेशों से भरा हुआ है। आज के शो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं theoddnaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान पर टच कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत से काम लीजिए। सुरक्षित रहें। शुक्रिया।